हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी। ये जो टॉपिक है ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी, ये हमें सोशियोलॉजी के पेपर में एमवीएचएस एग्ज़ाम में एलएक्यू में आता है और एसएक्यू भी इसके ऊपर बनता है। इसके हम लोग कॉजेज़ भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं या फिर इसकी रेमेडीज़ और प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जो हम कर सकते हैं, इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसके अंडर? सोशल प्रॉब्लम्स के अंडर। तो फिर हम लोग ये डील करेंगे और ये जो टॉपिक है ये हमें पीडियाट्रिक एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो लेट्स सी क्या है। तो हम लोग पहले तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड बाय अ चिल्ड्रंस एंड द यूथ। ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी आर द नॉन अडल्ट एंड अंडर एज चिल्ड्रंस. Juvenile and delinquency are fall between the 7 and 16 years of age. But as per the Juvenile and Justice Act 1986, the age limit is 16 years for boys and 18 years for girls. मतलब ये इंट्रोडक्शन में क्या बोले हैं कि ये जो ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी है ये किस में कमिटेड है? जो चिल्ड्रंस है और जो यूथ है ये क्रिमिनल बिहेवियर करते हैं। ये जो रहते हैं वो नॉन अडल्ट और अंडर एज चिल्ड्रंस रहते हैं। जैसे कि इनका जो एज ग्रुप है वो 7 to 16 के एज ग्रुप के अंदर होता है। और फिर उसके बाद पहले तो उतना था, पर ज्वेल एंड जस्टिस एक्ट इन 1986 के दौरान इनका जो एज लिमिट है वो बदल गया। जो एज लिमिट है वो 16 ईयर्स फॉर बॉयज़ किया गया और 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स के लिए किया गया। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है? ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी इज़ द टर्म यूज फॉर द क्रिमिनल बिहेवियर कैरिड आउट बाय अ ज्वेलन विच ऑफन द रिजल्ट ऑफ एंटी सोशल एंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। मतलब क्या? ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी ये एक ऐसी टर्म है किसके लिए यूज़ करते हैं? जो क्रिमिनल बिहेवियर जो भी करता है, मतलब ज्वेलन मतलब जो चाइल्ड है जो क्राइम करता है उसके लिए क्या करते हैं वो क्राइम? वो जो रहता है एंटी सोशल और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, जो हमारे लीगल लॉज के दौरान उसके खिलाफ है, वो जो बिहेवियर परफॉर्म करता है उनको बोलते हैं ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हम डील करेंगे जो कॉजेस है उसके अंदर। तो कॉजेस क्या रहते हैं? तो ये देयर आर 9 टाइप्स ऑफ कॉजेस और 9 कॉजेस। तो हम एक एक को देखेंगे। पर्सनल कॉज फर्स्ट है। पर्सनल कॉज में क्या हो सकता है? या तो पेशेंट के पर्सनल रीज़न, मतलब जो भी उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर पेशेंट पहले से ही मेंटली चैलेंज है तो वो जो उसको लगता है वो करता है जो लीगल नहीं है, तो ये पर्सनल कॉज में आ सकता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल कॉज में भी जो बाहर आजू बाजू का सराउंडिंग के जो लोग हैं उनके मतलब वो कुछ ना कुछ करते उनको फॉलो करके ये ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी कर सकता है चाइल्ड। ठीक है, फिर हो सकता है जियोग्राफिकल एरिया में या फिर और जो नेबर्स है उनको ये करके ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी कॉज कर सकता है। मतलब उनके अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं इन्वायरमेंटल कॉज में कि अगर एक चाइल्ड है उसके बाजू के नेबर है वो उनको चोरी करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर और कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ और चीज़ें हो सकती है वो कैसे करना है जो लीगल नहीं है वो सिखाते हैं। फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल कॉजेस। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस में क्या हो सकता है कि जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो साइकोलॉजिकली इल है, वो उसके अंदर कोई स्ट्रेस फैक्टर है या किसी ने उसका कुछ बिगाड़ा है, मतलब लव फेल्यूर है और कुछ जो भी हो सकता है उसके वजह से वो साइकोलॉजिकल कॉज अफेक्ट करता है ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी करने के लिए। फिर हो सकता है सोशो कल्चरल फैक्टर के दौरान आप क्या लिखेंगे? सोशो कल्चर के फैक्टर में लिखेंगे जो उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो सराउंडिंग एरिया है, जैसे कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स मतलब रिलेटिव्स, वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं और वो उनको फॉलो करता है चाइल्ड, तो फिर वो सोशो कल्चरल फैक्टर में आ सकता है। सोशो कल्चरल फैक्टर में हम लोग और भी एक डील करेंगे, मतलब सोशो कल्चर फैक्टर में जैसे कि
उसके बाजू का जो एरिया है उसके ऊपर भी जो भी कोई मतलब जो चाइल्ड है वो बायोलॉजिकली वैसे नहीं होता है, उसको जो सराउंडिंग एरिया है, उसका जो कल्चरल फैक्टर है, उसकी वजह से वो ज्वेलन कॉज कर सकता है। फैमिली इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल एजेंसी है। उसके दौरान ही जो पेशेंट है, जो ज्वेलिन है, उसका जो स्कूलिंग है या फिर और सोशलाइजेशन की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो सब हमारी फैमिली जी करती है। अगर फैमिली ने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं दिया बच्चे को, या फिर इर्रिस्पॉन्सिव पेरेंट्स रहेंगे उसके, या फिर मदर जो है वो वर्किंग आउटसाइड द होम रहेगी, या फिर उनको टू मैनी चिल्ड्रंस रहेंगे, या फिर चाइल्ड जो है वो लोनली घर पे अकेला रहेगा, या ये सब चीज़ें कॉज कर सकती है। फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या फिर ब्रोकन होम रहेगा तो फिर वो भी कॉज कर सकता है। ठीक है, टू मच डिसिप्लिन और टू लॉस और लेस डिसिप्लिन, ये दोनों भी कॉज कर सकता है ज्वेलिन को। फिर इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आ सकता है, तो जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द पेरेंट्स रहेगा, या फिर जो हेल्थ है, एडिक्वेट फैसिलिटी जो है, हेल्थ सर्विसेज और अदर थिंग्स वो सब नहीं दे सकता है, पेरेंट्स नहीं दे सकते अपने चाइल्ड को, तो फिर चाइल्ड क्या करता है, चोरी करके पैसे लाके खुद का कुछ ना कुछ, वो इलीगल है पर उसको उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मजबूर करती है कि तू चोरी कर, फिर तेरा जो भी जो ये होगा आज का खाने का इंतज़ाम होगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है एजुकेशन मतलब क्या, एजुकेशन कैसे कॉज कर सकता है, द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन और द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन में रिजल्ट द ज्वेलन डेलिक्वेंसी। क्योंकि ओवर क्राउडेड स्कूल है, अनकमिटेड टीचर है, उनके वजह से भी ज्वेलन हो सकता है, ज्वेलन डेलिक्वेंसी कॉज हो सकता है। या फिर टीचिंग जो है वो अनइंटरेस्टेड रहेगा वो बच्चे को, और फिर गर्ल जो है वो भी, गर्ल और बॉय दोनों में भी वो उतनी टेंडेंसी नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर उसके फिर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए फिर वो ज्वेलन डेलिक्वेंसी कॉज करते। रिलीजन और मॉरल ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजन एंड मॉरल आर हेल्प इन द चिल्ड्रंस इन देयर सोशलाइजेशन एंड देयर कंट्रोल। इफ़ दे आर एब्सेंस इन दिस, द चिल्ड्रन टर्न undisciplined behavior. Okay, so religion and morals are also important. देन 9 पॉइंट है अनहेल्दी रिक्रिएशन मतलब क्या, अनहेल्दी रिक्रिएशन लाइक सिनेमा हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, ये सब कॉज करता है ज्वेलन डेलिक्वेंसी को। और जो यंग माइंड है, मतलब जो बच्चे का माइंड है वो अभी इन्फ्लुएंस हो रहा है अभी मॉडर्न कल्चर और मॉडर्न मीडिया को, तो वो भी अनहेल्दी रिक्रिएशन के इसमें हो सकता है, तो वो भी एक ज्वेलन डेलिक्वेंसी का कॉज है। पॉलिटिकल कंडीशन ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो क्या करती है, कंट्रोल एंड वेलफेयर करती है सोसाइटी का। अगर वो नहीं रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, या फिर करप्शन रहेगा, कंफ्यूजिंग लीडरशिप रहेगी, ये सब मिसलीड करता है अपने यंग यूथ को। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो रहेगी उसके वजह से भी ये ज्वेलन डेलिक्वेंसी कॉज करेगा, जैसे कि वार हो गए, रिवॉल्यूशन, ये सब इफ़ेक्ट करता है अपने बिहेवियर को, और वो बिहेवियर चाइल्ड फटाक से अडॉप्ट कर सकता है। तो ये हो गए हम लोग कॉजेज़। हम लोग फ्रेंड्स अब भी हमने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके कॉजेज़ जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर रेमेडीज़ क्या है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट क्या है उसके ऊपर। तो हम लोग कौन सी थेरेपीज़ देते हैं वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, तो उसका पार्ट 2 हो जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखना। थैंक यू।